उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियों को जोर देना शुरू कर दिया है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी भी कहां पीछे रहने वाली है। बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। बहुजन समाज पार्टी को जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव में हार मिली, यानी कि बहुजन समाज पार्टी जो कि एक समय उत्तर प्रदेश में जीत की गारंटी मानी जाती थी और वो अपने जो जिस तरीके से जनाधार से जूझती हुई अब दिख रही है, ऐसे में उसको एक संजीवनी मिली है। यानी कि जो खबर सामने आई है उसको जाहिर तौर पर बहुजन समाज पार्टी के अंदर या बहुजन समाज पार्टी के खेमे में एक राहत भरा संदेश माना जा सकता है, या ये कहा जा सकता है कि इससे बहुजन समाज पार्टी को संजीवनी के रूप में देखा जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं कटहरी जिला पंचायत सीट पर जो उपचुनाव हुए उसमें बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो गई। आपको बता दें कि ये सीट समाजवादी पार्टी के पास थी, तो बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट को समाजवादी पार्टी से छीन लिया है। ऐसे मौसम में जबकि बहुजन समाज पार्टी को लेकर तमाम बातें हो रही हैं और तमाम जो है कयास लगाए जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के ऊपर, जो राष्ट्रीय पार्टी होने का जो ठप्पा लगा हुआ है उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये एक संजीवनी ही है जो ये जीत हासिल हुई है। आपको बता दें कि कटहरी जिला पंचायत जो अम्बेडकर नगर क्षेत्र में आता है उसमें जो है उपचुनाव हुए, उसमें बसपा प्रत्याशी डिंपल गौतम ने जो है जीत दर्ज की है और इसमें यहां भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी। जैसा मैंने पहले बताया, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को 5,599 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी को 2,960 वोट मिले हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को महज 241 वोट मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे समय में ये खबर जो है बहुजन समाज पार्टी के लिए काफी राहत भरी है। पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए, खासतौर से लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद जहां बहुजन समाज पार्टी ना सिर्फ 0 सीटों पर सिमट गई बल्कि उसका वोटिंग परसेंटेज भी जो है वो 10% से नीचे आ गया। उसके बाद तमाम बातें कही जाने लगी और वो बेचैनी बहुजन समाज पार्टी के अंदर दिखी भी। बहुजन समाज पार्टी ने जहां आकाश आनंद को लोकसभा चुनाव के दौरान रोल बैक कर लिया था और जो है उसके बाद कयास लगाया जा रहा था कि अब लंबा इंतजार करना पड़ेगा आकाश आनंद को, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जो पहली बैठक हुई उसी में आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। और इसके पीछे की वजह यह थी कि बहुजन समाज पार्टी को पहली बार लगा कि जो युवाओं का नेतृत्व है उसका जो है कहीं ना कहीं जो बहुजन पार्टी का जो संगठन है उसमें उसका नेतृत्व नहीं दिखता है और इस वजह से आकाश आनंद को आगे किया गया, बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उत्तराखंड की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसके बाद से लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो लगातार बैठकें कर रही हैं, वो जोनवार बैठकों को करके वो लगातार फीडबैक ले रही हैं। इसी बीच 11 तारीख को लखनऊ में एक बड़ी बैठक होने वाली है बहुजन समाज पार्टी की, जिसमें बसपा सुप्रीमो जो है जोनवार जो है फीडबैक लेंगी और इसी के तहत जो है जिला अध्यक्षों के साथ, जो जोनल इंचार्ज हैं उनके साथ और पार्टी का जो अन्य पदाधिकारी हैं उनके साथ, अपने सिपाहीसालारों के साथ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बैठेंगी और उस पर चर्चा करेंगी किस तरीके से उपचुनाव में, चूंकि इस उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले। इस उपचुनाव की खासियत ये भी है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर हाल फिलहाल के दिनों की अगर बात करें तो इतनी जो है गहमा गहमी नहीं दिखी। हर एक पार्टी जो है इस उपचुनाव को सेमीफाइनल की तरह ही लेकर चल रही है। एक तरफ जो है कांग्रेस और सपा गठबंधन है, उनके लिए चुनौती यह है कि जो लोकसभा चुनाव में जो उनको उत्तर प्रदेश में जो जनादेश मिला उसको बरकरार रखना और साथ ही साथ ये देखना कि वो मोमेंटरी तो कहीं नहीं था और इस वजह से उसको वोट बैंक को सहेजना एक बड़ी चुनौती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो है किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों संगठन वर्सेस सरकार का मामला सामने आया उसके बाद जो है पार्टी दो खेमों में बंटने की पार्टी को लेकर बातें कही जाने लगी। लेकिन अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियां चल रही हैं, कहीं ना कहीं उसको देखकर ये लग रहा है कि सीएम योगी ने संगठन और सरकार को एकजुट करने की अपनी पूरी कोशिश की है। अब बैठकों में दोनों डिप्टी सीएम भी दिख रहे हैं और साथ ही साथ पार्टी के अब जो नेता हैं, जो बयानों का एक दौर चल रहा था वो भी जो है पार्टी के अंदर थमा हुआ दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है बहुजन समाज पार्टी के लिए है। एक तरफ जो है गिरता हुआ जनाधार है और वहीं दूसरी तरफ लगातार चुनाव में सीटों का जो है नतीजों में जो है सीटों का तब्दील ना होना, ये एक बड़ी चुनौती है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी बहुजन समाज पार्टी लगातार तैयारी कर रही है और इसके लिए बहुजन समाज पार्टी अपने पुराने स्टाइल में लौटने की जुगात में है। ये पिछले दिनों मायावती ने कई ट्वीट किए, उससे देखने को मिला। अभी हाल ही में वक्फ बोर्ड से संबंधित जो है जो बिल पेश किया गया उस पर भी बड़ी बेबाकी से मायावती ने राय रखी और उन्होंने तुरंत ट्वीट किया। सबसे पहले उन्होंने जब बिल पेश हुआ उस समय जो ट्वीट किया था वो आपको बताते हैं
क्या संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पर जिस प्रकार से इसको लेकर संदेह, आशंकाएं व आपत्तियां सामने आई हैं, इसके मद्देनजर इस बिल को बेहतर विचार के लिए सदन की अस्थायी मतलब इस स्टैंडिंग समिति को भेजना उचित होगा। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार अगर जल्दबाजी ना करे तो बेहतर है। उन्होंने सरकार को भी चिता दिया कि सरकार को जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, प्रॉपर विचार विमर्श होना चाहिए। वहीं उसके बाद जो है वो सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर दिखती हैं। मंदिर, मस्जिद, जाति, धर्म व सांप्रदायिक उन्माद आदि की आड़ में कांग्रेस और भाजपा आदि ने बहुत राजनीति कर ली और उसका चुनावी लाभ भी काफी उठा लिया। किंतु अब देश में खत्म हो रहा आरक्षण व गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन आदि पर ध्यान केंद्रित करके सच्ची देशभक्ति साबित करने का समय है। यानी कि सीधे तौर पर वक्फ की बात हो रही थी, वक्फ संशोधन विधेयक की बात हो रही थी, लेकिन उसी के सहारे मायावती ने सीधे तौर पर आरक्षण को भी जोड़ दिया और कहा कि यह समय मंदिर, मस्जिद और बाकी चीजों में बात करने से बेहतर है कि आरक्षण पे बात की जाए, क्योंकि ये जरूरी भी है मायावती के लिए, क्योंकि मायावती ने जो आर फैक्टर, आर फॉर रिजर्वेशन, उसको जो है अपना हथियार बनाया है। और लगातार हमने देखा था कि जिस तरीके से आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस पर भी मायावती क्वेश्चन करते हुए दिखी। यानी कि जो सब कैटेगरीज बनाने की जो बात थी, उस पर भी मायावती जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्वेश्चन करती हुई दिखी थी। कहीं ना कहीं उसके बाद जो है सीधे तौर पे उन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों पे हमला बोला। अभी भी वर्तमान के ट्वीटों में आप देख सकते हैं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही निशाने पे हैं। फिर उसके बाद मायावती का अगला ट्वीट आता है, केंद्र व यूपी सरकार द्वारा मस्जिद, मदरसा, वक्फ आदि मामलों में जबरदस्ती की दखल अंदाजी वो मंदिर व मठ जैसे धार्मिक मामलों में अति दिलचस्पी लेना संविधान व उसकी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत, अर्थात ऐसी संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति क्या जरूरी है? सरकार राष्ट्र धर्म निभाए। यानी कि मायावती जो है इसके सहारे राष्ट्र धर्म की जो नसीहत सरकार को दे रही है, उसके पीछे की वजह यह है कि मायावती अपने उस पुराने वोट बैंक, यानी कि वो जो दलित वोट बैंक है, जो कोर दलित वोट बैंक है, जो कि माना जाता था कि एक समय मायावती का वोटर है, वो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो वोटर नहीं छिटकेगा। लेकिन बीते सालों में हम देखें, खासतौर से 2007 में जब मायावती की सरकार रही, उसके बाद से जो है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होता है और सपा की सरकार आती है। उसके बाद से ये वो दलित वोट बैंकों में बिखराव जो है लगातार सामने आया। 2014 में लोकसभा चुनाव होता है और ये वोट बैंक कुछ हद तक खिसक कर भारतीय जनता पार्टी के पास जाता है। फिर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते हैं और ये दलित वोट बैंक पूरी तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी उसमें सेंध लगाने में जो है मजबूती से जो है उसमें सेंध लगा लेती है और अपने पक्ष में कर लेती है। उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से जितने भी चुनाव हुए उसमें दलित वोट बैंक मायावती से छिटकता गया। अब मायावती अपने उस पुराने वोट बैंक, यानी कि 2007 या उससे पहले जो मायावती यानी कि बसपा का जो निशान था, हाथी, वो जीत की गारंटी माना जाता था, उस पर लौटने की कोशिश में है। और यही वजह है कि अब फिर से मायावती दलित और मुस्लिम वोट बैंकों का गठजोड़ या ये वक्फ बिल जो आया है इसके सहारे कहें, या सुप्रीम कोर्ट का जो आरक्षण बिल था उसके सहारे, आरक्षण पे जो आदेश था उसके सहारे, ये दोनों वोट बैंक को सहेजने में लग गई हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में ये देखने को मिला था कि बहुजन समाज पार्टी ने काफी तादाद में जो है मुस्लिम जो है प्रत्याशियों को टिकट दिया था, लेकिन वो नतीजों में परिवर्तित नहीं हो पाए। उसके बाद मायावती खुद सामने आई थी, उन्होंने कहा था कि हमने मुसलमानों को टिकट दिया, लेकिन वो जो है उसको उन सीटों पर नहीं जीत पाए। तो कहीं ना कहीं पुनर्विचार करना पड़ेगा। लेकिन अब मायावती दोबारा से उसी पे लौटने की कोशिश में है। हालांकि मायावती की ये चुनौती इतनी आसान नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब जिस तरीके से देखा जाए कांग्रेस और सपा का गठबंधन है, उन्होंने जो है जिस तरीके से संविधान बदलने का नैरेटिव भाजपा के खिलाफ सेट किया, वो जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में काम कर गया। और इसका नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको मतलब किसी भी ट्रेंड में या किसी भी एग्जिट पोल में ये नहीं माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें 60 से कम होंगी, वो भारतीय जनता पार्टी 2019 के मुकाबले आधे के लगभग सीटों पर सिमट गई और समाजवादी पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और वहीं पे जो गठबंधन था उसने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की, जबकि बहुजन समाज पार्टी शून्य पर सिमट गई। तो कहीं ना कहीं मायावती की चुनौती आसान है। और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद रावण भी हैं। चंद्रशेखर आजाद को किसी भी तरीके से बहुजन समाज पार्टी जो है बहुत ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर जो है एकदम मैच्योर पॉलिटिशियन की तरफ अब जो है, जब से वो चुनाव जीते हैं, बिल्कुल उनका बिहेवियर में बदलाव आ गया है, कॉन्फिडेंस आ गया है, वो पूरे प्रदेश में जो है लोगों को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चुनौतियां से भी निपटना मायावती के लिए जरूरी होगा। और इसी वजह से पहली बार जो है बहुजन समाज पार्टी ने ये घोषणा की है कि वो जो है उपचुनाव लड़ेगी। और जिस तरीके से बसपा तैयारी कर रही है, यानी कि जिस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा है, खुद मायावती जो है लगातार जो कोऑर्डिनेटर्स हैं और जो जोनल जो इंचार्ज हैं उनसे लगातार जो है फीडबैक ले रही हैं।
तो कहीं ना कहीं उसको बिल्कुल जो है मायावती छोड़ने के मूड में नहीं है और उस चुनाव को बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से कहा था कि वो मजबूती से लड़ेगी, वो बहुजन समाज पार्टी के एजेंडे में दिख भी रहा है। 11 को बड़ी बैठक होगी, देखना होगा कि ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि मायावती ने जो है जिला अध्यक्षों से और जोनल अध्यक्षों से बाकायदा इन 10 सीटों पे जो है उम्मीदवारों के नाम मांगे थे कि जो काबिल उम्मीदवार हो उसका नाम भेजा जाए, और इसकी भी खबर सामने आ रही है कि वो नाम जो है भेजे जा चुके हैं और उसमें से ही जो है उम्मीदवारों को फाइनल करना है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी रिपोर्ट मायावती के पास है, देखना होगा कि उस बैठक के बाद मायावती और कुछ क्या निकलकर उस बैठक के बाद सामने आता है, मायावती का अगला स्टेप क्या होगा, इस पर सबकी नजर है। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जरूर दें ताकि वो हम अगले प्रोग्राम में शामिल कर पाएं। साथ ही साथ आप फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।